वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ ये पढ़ा था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहली वाली वीडियो को विजिट करना, फिर इसको देखना, तो आपको पूरी बैलेंस शीट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वन डे में दोनों डाल दें तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि वो पूरा एक चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक दिख ही रहा है, हम लोग कवर करने वाले हैं एसेट पोर्शन। एसेट पोर्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जितना लायबिलिटीज़ में लगा था, क्योंकि लायबिलिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा समझना था कि कैसे कैसे आपको हर चीज़ लिखनी है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं समझना है, सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग उसके अंदर क्या आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पर्टिकुलर्स, अब वही चीज़ हम समझेंगे जैसे हमारा लायबिलिटी पोर्शन में 4 डिवीजन थे, है ना। पहला हमारा शेयर होल्डर फंड था, फिर हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट था, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी था। लेकिन अब हमारा जब एसेट की बात आ रही है तो सिर्फ 2 मेन डिविजन्स हैं। वो 2 मेन डिविजन्स क्या हैं? एसेट्स और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा वाली चीज़ें हैं और जो 12 महीने के अंदर वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले आएगा आपका नॉन करंट एसेट, जो आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट के अंदर आपका आएगा टिक्की। क्या आएगा? टिक्की। टिक्की में क्या हो जाएगा? TICI। टी का मतलब टेंजिबल एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जो हैं आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका बेसिकली आता है ए पे फिक्स्ड एसेट। आई गेस मैं यहाँ पे लिखना भूल गई उस चीज़ को। इसके अंदर हेडिंग आती है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उस फिक्स एसेट्स के को अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हटाकर, मैंने जान के नहीं लिखा ये वाली चीज। फिक्स एसेट को हम बोलते हैं PPE, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब आप जो पुराना फॉर्मेट पढ़ रहे थे बैलेंस शीट का, उसमें क्या होता था आपका वो फिक्स एसेट, है ना। अब फिक्स एसेट नहीं होता है, अब आपको क्या होता है यहाँ पे PPE। तो आप पहले डालोगे नॉन करंट एसेट, फिर A बनाओगे छोटा सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 4 चीज़ आएंगी जैसे हम बोलेंगे टिक्की। तो वो है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। राइट, तो आपके ये दोनों पोर्शन में से क्वेश्चन कम बनते हैं, इन दोनों में ज़्यादा बनते हैं। तो पहले हम इन्हें पढ़ते हैं कि इनके अंदर आता क्या क्या है। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या आ सकता है इसके अंदर? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स और कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट। फर्नीचर फिक्सचर मतलब जैसे पंखे, जो फिक्सिंग वाली चीज़ें, लाइट वाइट हो गई, वो सारी चीज़ें। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी जहाँ पे हमारा प्लांट चल रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई लैंड तो चाहिए। कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये क्या हो गया? टेंजिबल, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपीराइट, है ना। अब हमारी यूट्यूब की वीडियो है तो हमारे पे अगर हम किसी का कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, या हमारा कोई यूज़ करेगी वही कोई भी यूज़ करेगा तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो क्या हो गया? कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट्स, माइनिंग राइट्स। इसमें से मैं आपको मेन बता देती हूँ। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या लाइसेंस, ये आ सकते हैं। बाकी सारे मैंने लिख दिए हैं, जैसे माइनिंग राइट्स हो गए, माइनिंग जहाँ खुदाई करते हैं उसके जो राइट ले लेते हैं। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, ये सब चीज़ें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी देखने को मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, अलग अलग एक एक लिखोगे, उसका अमाउंट डालोगे, सम अप करोगे और यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। मैंने यहाँ पे रैंडमली ले लिया नोट नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे याद नहीं है कि हमने कितने नोट्स बनाए थे, क्योंकि हमने बस थॉरो किया था क्या क्या आएगा उसके अंदर, तो इसलिए मैंने रैंडमली 10 ले लिया। तो आपका जो भी आएगा अकॉर्डिंगली सीक्वेंस ना वो डाल देना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक थम्स अप है।
तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब देखो मैंने टेंजिबल बता दिया, इंटेंजिबल बता दिया, टिक्की का CI रह गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि आपके कोई भी टेंजिबल एसेट जो भी प्रोग्रेस में है, जैसे अगर मैं बोल दूं लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीद लिया और वो भी प्रोग्रेस में है डेवलपमेंट के, तो कोई भी टेंजिबल एसेट जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होगी तो वो यहाँ पे आएगी। तो अगर बैलेंस शीट में आपको कहीं पे क्वेश्चन में कहीं पे भी देखने को मिल जाए अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब वो यहाँ पे आएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर कोई आप मान लो आपने गुडविल के लिए पेटेंट राइट के लिए अप्लाई किया है, कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, तो उन सब चीज़ों को आने में, डॉक्यूमेंटेशन होने में, वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। तो जितने प्रोसेस तक वो चलेगा या आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन जितना टाइम वो चलेगा वो आपका कहाँ पे शो होगा, अंडर डेवलपमेंट, मतलब इस वाली कैटेगरी में। वैसे ये दो पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको, इवन इन सैम्पल पेपर्स आपने देखा होगा, ठीक है, या आपको क्वेश्चन बुक में से भी देखे होंगे, तो आपको ये वाले पोर्शन नहीं मिलता है। क्लियर है। फिर आते हैं नॉन करेंट एसेट की। पहला पोर्शन क्या था, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर हमने 4 पोर्शन पढ़े। अब नॉन करेंट एसेट के अंदर बाकी बची हुई 4 चीजें भी हैं, ये तो पहला था। दूसरा, अब जो 4 चीजें उनको कैसे याद रखना है, नड लो, क्या पढ़ना है, नड लो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डी तो जहां भी आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जैसे हमने लाइबिलिटी में पढ़ा था, यहाँ पे एसेट हो गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्ग टर्म लोन्स होता है तो हमारा लाइबिलिटी होता है, लेकिन जैसे ही एडवांसेस लग जाए, एडवांस मतलब हमने दिया है तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि हमें उस पर ब्याज मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो आ जाता है एडवांसेस में, ठीक है, तो वो हमारा एसेट होता है। तो अब समझते हैं इसमें क्या क्या आएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करा है प्रॉपर्टी में, आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, कुछ खरीद लिया प्रॉपर्टी में। इक्विटी शेयर्स, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटी में लगा दिया, किसी ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा दिया, जो ट्रस्ट बनते हैं ना उसमें लगा दिया। डिबेंचर और बॉन्ड्स, डिबेंचर या बॉन्ड खरीद लिए किसी के। म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया अपने पैसा। पार्टनरशिप किसी और फर्म में लगा दिया। अदर में मतलब हो गया कि कोई आपको मेंशन करेंगे, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है जो 12 महीने से ज़्यादा चली। नेचर टू बी स्पेसिफाइड, मतलब आपको मेंशन करेंगे कि 12 महीने से ज़्यादा चली है, इसका मतलब वो किस में आएगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपका किस में हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो हम इस पे भी टिक मार्क लगा देते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, वो मेंशन होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होगा, जैसे कि कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या होता है, कोई आपने कोई भी आपने टेंजिबल एसेट लेना चाहा और उसके लिए आपने एडवांस दे दिया, तो अभी तक वो आया नहीं है पर आपने एडवांस दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एडवांसेस। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे अगर हम घर में वाईफाई लगवाते हैं, ठीक है, तो जब वाईफाई लगवाते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है कि इन केस कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये एसेट में क्यों आया, क्योंकि जब आपका वो वाईफाई आप चेंज कराओगे, कुछ भी होगा, तो वो डब्बे के पैसे, वो राउटर के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका यहाँ हो गया। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू, या तो आपने किसी एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म लोन दे दिया या आपने किसी सप्लायर को लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, तो कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है। अब आता है अदर नॉन करेंट एसेट। अदर नॉन करेंट एसेट में देख लेते हैं जरा क्या है। अदर नॉन करेंट एसेट में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो इनमें से जहाँ पे कोई चीज़ नहीं आएगी वो यहाँ आएगी, ठीक है, अदर लग गया क्योंकि, और 12 महीने से ज़्यादा की है तो यहीं आएगी। लेकिन फिर भी 2 चीज़ें जो आपको याद रखनी, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका गोडाउन था किसी भी लीनियंसी की वजह से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पी रहे थे, आपकी सिगरेट गिर गई, आग लग गई, ठीक है, पूरा क्लेम तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी लीनियंसी थी, लेकिन जितना भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है पर उन्होंने दिया नहीं है, तो उन्होंने दिया नहीं, अगर दे दिया होता तो क्या हो जाता, बैंक में आ जाता, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी दिया नहीं है तो रिसीवेबल लिखा गया है कि मिलेगा, तो मिलेगा तो किस में आ गया, अदर नॉन करेंट एसेट में, वो भी 12 महीने के बाद मिलेगा, तो फिर देखेंगे, तो लंबे टाइम का हो गया। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस और लॉसेज, अनअमोर्टाइज लॉसेज एक्सपेंसेस जैसे एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी सी कंपनी है,
कपड़ों की, आपने उसमें ऐड करा लिया कियारा आडवाणी से, ठीक है। कियारा आडवाणी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैंने उन्हीं का नाम लिया है, कियारा आडवाणी साहब ने ऐड करा लिया। अब वो ऐड कराने के बाद क्या हुआ, उनको तो आपने एक साथ 25 लाख की पेमेंट कर दी। अब जब हमने 25 लाख या कुछ करोड़ की पेमेंट कर दी, उन्होंने तो एक साथ ले लिया, पर क्या ऐसा है कि वो जो आपने ऐड पे पैसा खर्च किया वो सिर्फ इसी साल यूज़ होगा ऐड? नहीं, आप लोग टेन्योर बांधते हो, वो ऐड में क्या होगा, वो कम से कम 10 साल चलेगा। तो उस 1 करोड़ को हम 10 भागों में बांट देंगे, तो हम हर साल 10 लाख घटाते चलेंगे, क्योंकि हर साल का एक्सपेंस हर साल के इनकम से मैच करना होता है बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है कि वो हर साल 10 लाख शो करना है। तो अगर मान लो पिछले साल हमने ऐड कराया था, उनको तो हमने 1 करोड़ की पेमेंट कर दी, 10 लाख हमने राइट ऑफ भी कर दिया, लेकिन 90 लाख बचा है ना, वो 90 लाख कहाँ आएगा, यहाँ पे। अनअमोर्टाइज्ड क्यों बोला ये, क्योंकि अभी तक उसका यूजेज हुआ नहीं है। एक्सपेंस तो कर दिया पर उसको भी हमने यूज़ नहीं किया ना, अभी हम 9 साल और यूज़ करेंगे उस ऐड को, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। फिर ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो जब हटा देते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे शो नहीं करते, लेकिन अब 12 महीने से अगर ज़्यादा मैंशनड है कि ये डेटर हमें 12 महीने के बाद पैसे देगा, तो वो किस में आएगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स में। क्लियर है। फिर आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे। हमने पहला पार्ट पढ़ लिया नॉन करेंट एसेट, पहला क्या है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें 4 पार्ट हैं, टिक्की, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा बी पार्ट, CDE, उसको हम बोलेंगे नडलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है करंट एसेट। करंट एसेट में हमारा जो एब्रीविएशन होता है वो होता है सिटसो, ठीक है, सिटस, ठीक है। तो सिटसो का क्या मतलब है, सी से करंट इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवेबल, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ से अदर करंट एसेट। जहाँ ओ है वहाँ तो अदर ही लगता है, ठीक है, तो ये तो सॉर्टेड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, और ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब देखो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोल दिया है, मतलब करंट एसेट में ये है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, तो आपको पहली बात तो सारे नहीं लिखने हैं, ठीक है, जो है वही लिखना है। जैसे मान लो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्वेश्चन में, तो आप लिखना क्या है, सिर्फ ये दोनों, लेकिन सीक्वेंस में लिखना है कि अगर ये ऊपर आता है तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे ही आएगा, ठीक है। बाकी सारे मत लिख के देना कि भाई हम तो पूरा फॉर्मेट बना के आ गए, नंबर मिल जाएंगे, नहीं, जितना पूछा गया उतना ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना दे, आपको बोल दे खाली लायबिलिटी का पोर्शन बनाना है या खाली एसेट का पोर्शन बनाना है, इसलिए अलग अलग ये पढ़ाया भी गया है ताकि आप इसको ईजिली बना सको। क्लियर है, वरना मैं एक साथ भी करा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, जो चीज़ आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में पढ़ी थी ये वाली, अगर ये 12 महीने के अंदर रियलाइज हो रही हैं तो किस में आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। मतलब आपको सेम ही याद रखना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप मान के चलोगे कि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड्स ये सब लेते हैं हम लंबे टाइम के लिए लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगी या रिडम्पशन हो जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो डिफॉल्ट में तो हमारा नॉन करंट ही चलेगा, अगर मेंशन्ड है कि जल्दी खत्म हो जाएगा तो करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंट्रीज में क्या आता है, हमारा रॉ मटेरियल, जो हम कच्चा सामान लेके आए हैं, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, जो हमारा सामान तैयार हो चुका है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, कुछ ऐसा सामान जो सीधा हमने ट्रेडिंग के लिए लाया है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड क्यों, क्योंकि कई बार बिजनेस का क्या होता है कि कुछ सामान तो वो बना के बेचता है, कुछ सामान वो सीधा खरीदता और बेचता है, तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया जो सामान हमने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है। फिर स्टोर एंड स्पेयर्स, छोटे मोटे सामान, पार्ट्स हो गए, लूज टूल, नट्स बोल्ट्स हो गए। और गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है कि हमने पेमेंट कर दी, वो सामान आ रहा है रास्ते में, जैसे ही वो आ रहा है रास्ते में हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा, लो जी, अगर मान लो उस दिन हमारी बैलेंस शीट बंद हो रही है तो हमारे लिए वो स्टॉक आ चुका है अभी, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है, हमारा बिल इनवॉइस बन चुका है, ठीक है। तो वो इनवॉइस बन चुका है तो इसका मतलब क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट आ चुके हैं, हमें यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि आगे वो यूजफुल होगा, ताकि वो अगली बार के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाए, ठीक है। फिर है
ट्रेड रिसीवेबल में दो पोर्शन पढ़े हमने, सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल। फिर से बोल रही हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रेड रिसीवेबल में लेस होती है? तो क्या होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर आपको क्वेश्चन में डेटर्स दे रखा है, आपको क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल दे रखा है और साथ में प्रोविजन भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे? सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, उसको प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिखा के आना है, उसको यहीं पे माइनस कर देना है। क्लियर है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन भी बन सकता है वन वर्ड कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रेड रिसीवेबल में लेस होती है, और ये रेशियोज में भी ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, जो रेशियो का आप चैप्टर पढ़ोगे तो ध्यान रखना। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताती जा रही हूँ, साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आप मिस आउट ना करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो बैंक में पैसा है, जो मेरे हाथ में पैसा है। चेक्स, जो मुझे चेक मिल चुका है क्योंकि चेक में डिपॉजिट कर दूंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा। ड्राफ्ट्स, जो किसी ने ड्राफ्ट दिया है तो ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गई। अब समझना, यहाँ पे कैश एंड बैंक मत लिखे आना, कई बार आप कुछ सैम्पल पेपर्स में पढ़ोगे कैश एंड बैंक, नहीं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब कैश जो मेरे हाथ में है या मेरे बैंक में है, और कैश इक्विवेलेंट जो जल्दी से, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर जो कैश में रियलाइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे किसी ने मुझे चेक दिया तो वो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ही डिपॉजिट करना होता है, अदरवाइज वो चेक इनवैलिड हो जाता है। तो वो 3 महीने के अंदर अंदर जो मेरे को कैश की फॉर्म में मिल जाएगा, वो क्या होगा? कैश इक्विवेलेंट। तो चेक, ड्राफ्ट, NEFT, ये सब एग्जाम्पल हो गए कैश इक्विवेलेंट के। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो आपके ये वाले लोन्स एंड एडवांसेस थे, अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म थे तो शॉर्ट टर्म, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट जैसे हमने अदर करंट लाइबिलिटीज में पढ़ा था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, ऐसे यहाँ पे भी कुछ 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में देखने मिल जाएंगी और आपको अच्छे से याद रखनी है। वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंस पहले प्रीपेड कर दिया है तो वो आएगा डिविडेंड रिसीवेबल। डिविडेंड रिसीवेबल मतलब कि आपको डिविडेंड मिलना है, अभी मिला नहीं है। ठीक है, मतलब आपका ड्यू हो चुका है, आपको मिला नहीं है, अब कैश में मिलना बाकी है। इंटरेस्ट देख रही हो, किसी इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, आपको मिलना था इस डेट तक, पर अभी उस कंपनी ने दिया नहीं है, तो आपको मिलने वाला है, तो वो क्या आएगा? अदर करंट, क्योंकि अगर मिल जाता तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता। और एडवांस टैक्सेस, अगर आपने किसी भी टैक्स के एडवांस में पेमेंट कर दी है तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने कर दिया, अगले साल भी वो आपका पैसा बच जाएगा, तो वो हो गया एडवांस टैक्सेस। तो ये सारा पोर्शन जो था ये हमारा एसेट का था। फिर भी एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आराम से इस चीज़ को समझ लेना, याद कर लेना। इसके अलावा आपका बैलेंस शीट में, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे आपको शेयर्स और डिबेंचर्स की बैलेंस शीट बनाना सीखना है, तो वो ऑलरेडी ही हम डिस्कस कर चुके हैं डिबेंचर और शेयर वाले चैप्टर में। स्टिल अगर होगा उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, जस्ट 9 to 8 मिनट्स की। ठीक है, 10 मिनट्स की हार्डली, तो वो बन जाएगी। और आपको उसकी शॉर्ट्स भी वैसे हैं, बहुत सारी ही चीज़ें हैं, अगर आप वीडियो चैनल को देखोगे आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से देखना। ठीक है, राइट। तो हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ ली, हमने एसेट्स पढ़ ली। अब बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास 2 एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना बैलेंस शीट में आती, ना नोट्स टू अकाउंट में आती, तो वो आती कहाँ है? ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी या कमिटमेंट्स। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का होना या ना होना डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ के होने या ना होने पे। मीन्स द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट। जैसे कि मैंने कोई फ्रॉड किया, मेरी फर्म ने कोई फ्रॉड किया और किसी ने मेरे पे केस लगा दिया। ठीक है, तो अब उसको मुझे क्लेम देना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे उसको क्लेम देना है, तो क्या होगा कि अगर वो केस जीता तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं केस जीत गई तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उसके जीतने पे डिपेंड करता है कि मेरे को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। सिमिलरली जैसे कि डिविडेंड हमें पे करना होता है, अगर डिविडेंड मुझे पे करना है तो अगर उस डिविडेंड को लेने के लिए शेयर होल्डर मान गए तो वो डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज फिर उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं आती। वो क्या करोगे, पूरी बैलेंस शीट को टोटल कर दोगे। जैसे अगर हम यहाँ करेंगे टोटल, आप चेक करोगे एसेट लायबिलिटीज मिल जानी चाहिए। ठीक है, पहली बात। और बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे शो कर दोगे प्रपोज्ड डिविडेंड, वो प्रपोज डिविडेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बाहर से होंगी, मैं बता देती हूँ। फिर भी प्रपोज डिविडेंड हो गया या बिल्स डिसऑनर हो गया तो वो यहाँ पे आएगा।
ठीक है, ये 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, उसके बाद आप डिटेल में मत जाओ क्योंकि आपको एग्जाम पे फोकस रखना है। सो स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, राइट। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसके पहले वीडियो आ चुकी है उसको भी देख लेना, बाकी सारी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट देन पिन योर कमेंट, ठीक है, और हमें बता दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लें बिफोर एग्जाम।